हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित जैन हियर एंड आई कैन वेलकम यू सिविल लर्नर्स। सो हमने लास्ट वाले वीडियो में सारे कर्व्स कंप्लीट कर लिए थे। हमने अनएम्प्लॉयमेंट बारे में सबके बारे में पढ़ लिया था। आज मैं आपको पढ़ाता हूँ कि हमारे बैंक को कुछ चीज़ों से, कुछ नॉर्म से रेगुलेट किया जाता है। बैंक्स भी किसी के ऊपर निर्भर होते हैं कि भाई आज हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है, ठीक है, एनपीएस होते हैं बहुत सारे, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कन्वेंशन के द्वारा बंधे हुए होते हैं, किसी ना किसी एग्रीमेंट के द्वारा बंधे हुए होते हैं, जिससे किसी कंट्री की इकोनॉमी एक इजी वे में चलना चालू करते हैं। तो एक जो नॉर्म्स होते हैं बैंक के लिए, जो रेगुलेशन के लिए जो नॉर्म्स होते हैं, उन्हें एक सिंपल सी भाषा में लोग बेसल नॉर्म्स के नाम से जानते हैं। बेसल नॉर्म्स। अब हम जानते हैं कि बेसल होता क्या है। बेसल स्विट्जरलैंड की कैपिटल है, जहां बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब जो बेसल कन्वेंशन, बेसल कमिटी जो बनी थी, वो पहली बार 1974 में बनी थी। बेसल नॉर्म्स के लिए जो कमिटी बनी थी वो कब बनी थी? 1974। कुछ 10 कंट्री ने बेसल के नॉर्म्स के लिए जो कमिटी को निर्धारित किया था, उसमें जैसा स्विट्जरलैंड थे, स्वीडन था, यूएसए था, यूके था, लग्जमबर्ग, जर्मनी, इटली, जापान, ये सारी कंट्रीज थी, नीदरलैंड है। इन 10 कंट्री ने बेसल कमिटी को स्थापित किया था। और लेटरली जो बेसल कमिटी के जो मेंबर्स हैं, आज वो अराउंड 45 to 49 हो चुके हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट 45 to 49 है। बट यार, ये कितने रेगुलेशन से, जुरिस्डिक्शन से काम करते हैं? 28 जुरिस्डिक्शन से काम करते हैं। 28 जुरिस्डिक्शन से काम करते हैं, ठीक है। अब ऐसा कि जो बैंक के लिए जो नॉर्म्स होते हैं, बेसल नॉर्म्स, वो हर कंट्री को कहीं ना कहीं जाके एक्सेप्ट करना होते हैं कि अगर उनकी क्राइसिस, बहुत ज्यादा क्राइसिस आ रही है उनकी कंट्री में, इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा आ रही है, तो कहीं ना कहीं उनको बेसल नॉर्म्स के द्वारा उन्हें रेगुलेट होना पड़ता है। अब बेसल नॉर्म्स किन्हें रेगुलेट करते हैं? वो हर कंट्री के जो भी इसके मेंबर हैं, वो उन्हें रेगुलेट करते हैं। लाइक हमारे इंडिया की जो बैंक है, जो हमारे के बैंक को चलाती है, वो है सेंट्रल बैंक, जिसे हम आरबीआई कहते हैं। तो आरबीआई जितने भी नॉर्म्स बनाती है, जितने भी रेगुलेटिंग आइडियाज निकालती है, वो किसके नॉर्म्स पे निकालती है? बेसल नॉर्म्स पे, ठीक है। तो हम जब बात करते हैं बेसल नॉर्म्स की, तो हम किस लिए देख रहे हैं? क्योंकि आज हमारे यहां पे सबसे पहली बात है एनपीएस। इतने ज्यादा एनपीएस होना चालू हो गए, इतने ज्यादा एनपीएस होना चालू हो गए कि बैंक धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आज जब हम बात करते हैं एनपीएस की वजह से, तो आज हमारे यहाँ पे 12, अराउंड 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स बना, मतलब उनका मर्जिंग किया गया है, उन्हें एक दूसरे में मिलाया गया है। क्यों मिला गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बैंक में इतनी क्राइसिस आना चालू हो गई थी कि वो जितना भी मनी था उनके पास, जितने भी रेगुलेटेड असेट्स रहते हैं उनके पास, या कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, वो खत्म होते जा रहे थे। तो ना वो लोन प्रोवाइड करवा पाते, और दूसरी बात और कि अगर एनपीएस की वजह से जिन लोगों ने अपना पैसा जमा करवा रखा है, उन्हें भी कहीं ना कहीं मुसीबत आई जाती थी कि भैया उनको टाइम टू टाइम पैसा नहीं मिलता था। तो ये सब चीजें ना हो, इसके लिए बेसल नॉर्म्स बनाए गए। तो बेसल नॉर्म्स जो है वो 3 तरीके के हैं। 3 तरीके के हैं। कैसे? बेसल नॉर्म्स 1, हम जब बात करते हैं बेसल नॉर्म्स की, तो उन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया। 3 भाग इसलिए कि वो अलग अलग टाइम पे निकाले गए, समय के हिसाब से। बेसल फर्स्ट, बेसल सेकेंड, बेसल थर्ड। आज के हम लेक्चर में बेसल 1 और बेसल 2 पढ़े। बेसल फर्स्ट जो नॉर्म्स आए थे, वो अराउंड 1988 में आए थे। कब आए थे? 1988 में आए थे। और
और भारत ने उनको कब एक्सेप्ट किया था? 1999 में। इंडिया ने कब एक्सेप्ट किया था? 1999 में। अब जब हम बात करते हैं बेसल फर्स्ट नॉर्म की, तो हमेशा ये बात कही गई है कि आपके पास जितने भी रिस्क वेटेड असेट्स होते हैं, या किसी बैंक के पास बहुत सारे एनपीएस हो गए हैं, या उनके पास मार्केट क्रंच हो गया है, इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी डाउन हो गई है उनकी कि भैया अब ना बैंक चल सकती है ना हमारी इकोनॉमी चल सकती है, तो हम ये जानते हैं कि बैंक पे ही हमारा पूरा मार्केट इकोनॉमी डिपेंड होता है। अगर हम बात करते हैं हमारी इकोनॉमी की, जितना भी बॉन्ड्स होते हैं हमारे यहाँ पे, जितना भी एफडीआईज होता है, ये हम देखते हैं कि हमारे जब अभी कोरोना पेंडेमिक आया था तो स्टार्टिंग मार्च में अराउंड 24% जो इक्विटी असेट जो फॉरेन लोग हमारे यहाँ पे जमा करवा रहे थे, वो 24% उसका लोगों ने वापिस निकाल लिया था हमारे मार्केट से। वो क्यों निकाला था? एक कहीं ना कहीं अगर हम क्राइसिस में चले गए तो उनका पैसा भी हमारे पे डूब जाएगा। तो ये कारण होता है, जैसे आज हम बात करते हैं कि भैया आज इन्फ्लेशन, जब हम कोरोना पेंडेमिक आया तो आरबीआई ने ये तक कह दिया था कि चाहे हमारे की डिमांड कम हो गई है या डिमांड में डाउनफॉलिंग हो गई, फिर भी अराउंड 2.4% इन्फ्लेशन होगा ही होगा, ये आरबीआई ने कहा था। तो हम जब बात करते हैं बेसल नॉर्म्स की, तो बेसल क्या कहता है कि वी डू मस्ट फोकस ऑन द क्रेडिट रिस्क। बेसल फर्स्ट नॉर्म हमेशा बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे क्रेडिट रिस्क कैसा है। हम काय की बात कर रहे हैं, हम काय पे फोकस कर रहे हैं? हमारे की क्रेडिट रिस्क। हमारे की क्रेडिट रिस्क कैसी? हमारे यहाँ के एनपीएस जो कभी वापिस नहीं आए। अब एनपीएस हमने जाना है कि जो चीज 90 दिन से ज्यादा हो जाती है लोन लेने के बाद, उन्हें एज ए एनपीए निर्धारित किया जाता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। तो हम जब बेसल फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो हमने जब बात करी क्रेडिट रिस्क की, तो हमने कहा है कि कुछ हमारा एडेक्वेसी रेशियो हमारे पास होना चाहिए कि भैया कुछ पैसा हमारी बैंक में होना चाहिए जिससे हम इस रिस्क से लड़ सके। तो उसे बैंक की भाषा में कहते हैं कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो, CAR। कैपिटल मतलब हमारे पास कुछ असेट इतना एडेक्वेट होना चाहिए, इतना रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि जिससे हम उस रिस्क से लड़ सकते हैं, ठीक है। और जो कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो जो बेसल फर्स्ट नॉर्म में निर्धारित किया गया था, वो कितना था? 8%। किसका? हमारे यहाँ के जो रिस्क वेटेड असेट्स जो थे, उनका 8% हमारे पास होना चाहिए। ये चीज है कि हमारे यहाँ का मार्केट सुपरविजन की हम कैसे बात करें। हमारे यहाँ बात करते हैं कि जब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट, ठीक है, हमारा कितना पैसा हमारे बैंक में रहेगा जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी अच्छे से चलेगी, तो ये सारी चीजें बेसल फर्स्ट नॉर्म्स में बात की गई थी। अब जब हम बात करते हैं बेसल सेकेंड नॉर्म की, तो बेसल सेकेंड में बातें यही थी, कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो की बात बेसल फर्स्ट में, बेसल सेकेंड और बेसल थर्ड में भी की गई है। अब वो क्यों की गई है? क्योंकि सब टाइम की कंडीशन अलग अलग थी और कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो को समय पे बढ़ाया गया है, ठीक है। तो जो बेसल सेकेंड नॉर्म्स जो थे वो कब पब्लिश हुए थे? 2004। 2009 तक हमारे यहाँ की मेंबरशिप बढ़ रही थी, बेसल कमिटी के जितने मेंबर्स थे वो बढ़ रहे थे। अभी 2014 में भी एडिशन होने का था, शायद वो हुआ नहीं, मे भी कुछ नो प्रॉब्लम आ गई थी। तो बट व्हेन वी टॉक अबाउट टिल 2004 जब बेसल सेकेंड नॉर्म आए थे हमारे यहाँ पे, तो उन्होंने कुछ 3 पिलर्स की बात करी थी। अब हम वो 3 पिलर्स देखते हैं कि वो 3 पिलर्स थे क्या। पहला पिलर सेम कैपिटल एडेक्वेसी रेशियो। हम जब बात कर रहे हैं बेसल सेकेंड नॉर्म्स की,
जो कि कब पब्लिश हुए थे? 2004 में पब्लिश हुए थे। उन्होंने कुछ 3 पिलर्स की बात करी थी। पहला था कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो कि इस समय भी वही 8% था। किसका? रिस्क वेटेड असेट्स का। बट इस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि भैया बेसल फर्स्ट नॉर्म में भी जो हमने 1988 में रेगुलेट किए थे, 1988 में हम लाए थे, पर फिर भी हमारे यहाँ की मार्केट कंडीशन सुधर नहीं पा रही थी। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वही था बेसल सेकेंड नॉर्म में भी, बट यहाँ पे कुछ नई चीजें जोड़ दी गई। वो था एक तो मार्केट डिसिप्लिन, कि हमारे यहाँ की जितनी भी बैंक है हमें उन्हें मार्केट डिसिप्लिन के थ्रू काम कर रही है नहीं कर रही, कि भैया जितनी बातें हम कह रहे हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की हम बात करें, तो क्या वो रियली 8% रिस्क वेटेड असेट्स का वो रखती है क्या? क्या हमारे यहाँ की सेंट्रल बैंक उस चीज पे अच्छे से काम कर रही है क्या? तो ये सब मार्केट डिसिप्लिन के अंदर आना चालू हो गया। और दूसरी बात थी हमारे यहाँ की सुपरविजन। अब क्या हुआ कि जो बाहर की जो कमिटी थी, बेसल कमिटी, अब वो कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट जो सेंट्रल बैंक्स थे अलग अलग कंट्री की, वो उन्हें हार्डकोर लेवल पे ज्यादा से ज्यादा रेगुलेट करना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे क्या हुआ था कि जब हमने 2004 में इस चीज को एक्सेप्ट किया और फिर एट द लेटर स्टेज हमने बात करी कि 2008 में हमारे पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी। 2008 में हमारे पे जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस आई, तो इसकी वजह से हमारे पे बेसल थर्ड नॉर्म्स भी निकालना पड़े। और जब हम बेसल सेकेंड नॉर्म की हम जब बात कर रहे थे कि भाई हमारा मार्केट डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए, सुपरविजन डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अच्छे होना चाहिए, तो हम कुछ बात करते थे कुछ 2 टीयर की। बैंक में 2 टीयर से काम करते हैं, कोई भी बैंक अपना 2 टीयर लेके चलता है। एक टीयर फर्स्ट वो टीयर होता है जिसमें आप सारी चीजें डिस्क्लोज रखते हो, जितने भी स्टेटमेंट है आपके सारे डिस्क्लोज होते हैं, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप उन्हें बताते हो। टीयर 2 जो होते हैं वो सारे अनडिस्क्लोज्ड होते हैं, जो चीजें मे बी कि ऑफ शीट हो, ऑफ बैलेंस शीट हो, वो सारी चीजें टीयर 2 में आती है। और टीयर 1 हमेशा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है टीयर 2 से लेके। ठीक है, तो बेसल नॉर्म्स की हमने बात करी। बेसल फर्स्ट नॉर्म्स हमारे में 1988 में आए थे, बेसल सेकेंड नॉर्म्स हमारे में 2004 में आए थे। और कहीं ना कहीं आज भी भारत बेसल सेकेंड नॉर्म्स को उतना अच्छे से लागू नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं उसी के दौड़ में लगा हुआ है कि भैया जो चीजें बेसल सेकेंड नॉर्म से बात कर रहा है वो भी आज भी भारत में वो चीजें दिख नहीं पाती, और कहीं ना कहीं उसी की भागदौड़ में भारत आज लगा हुआ है। अगर ये चीज अगर हम स्पेसिफिक वाइज एक सब्सटेंटिव नेचर पर अगर हम इन्हें इस्टेब्लिश करते हैं, इन्हें पब्लिश करते हैं आज इंडियन मार्केट में, तो हमारे यहाँ पे जितना भी पर कैपिटा इनकम डाउन होता है, नेशनल इनकम डाउन होता है। क्योंकि हम एक बात जानते हैं भारत की, कि भारत में जो एजुकेशन लेवल है वो बहुत लो है। हमारे यहाँ का भारत का एजुकेशन लेवल है वो बहुत लो है। इवन तो अगर हम बात करें ना कि हमारे यहाँ पे जितने भी आईटी टैक्स भरते हैं, हम इनकम टैक्स रिटर्न डालते हैं, तो वो हम मेनली लोग हमारे यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट से डलवाते हैं। लोग बहुत कम लोगों को नॉलेज है कि इनकम टैक्स को भरा कैसे जाता है, वो कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू ही डलवाते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि बैंक का प्रोसीजर क्या होता है, बैंक चलता कैसे। हमारे यहाँ के लोग इकोनॉमी को समझना मतलब एक बहुत बड़ा पेचीदा काम समझते हैं कि इकोनॉमी हम समझेंगे, एक बहुत टिपिकल चीज समझते हैं। तो बट हमें ये चीजें पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ की बैंक किन किन चीजों पे निर्धारित है, और इन निर्धारण के अनुसार हमारे यहाँ की बैंक चलती है। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट बेसल फर्स्ट नॉर्म एंड बेसल सेकंड नॉर्म। बेसल थर्ड नॉर्म की मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा। So if you have learned it, so keep learning. Thank you. Jai Hind.